वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 22 फरवरी 2022 की झारखंड की 10 सबसे बड़ी खबरें, झारखंड टॉप 10 न्यूज़। और यहाँ पे मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ वो सभी जानते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेस से मैं यहाँ पे न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। तो चलिए आज के न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर और पल पल की खबरें आपको यहाँ पे मिलती हैं और आपको यहाँ पे मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे कोई खबरों की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं मौसम समाचार से। तो इस बार भी सामान्य रहेगा मानसून। गैर सरकारी संस्था स्काईमेट वेदर ने जारी किया मानसून का प्रारंभिक पूर्वानुमान। इस बार भी सामान्य रहेगा मानसून। 2 साल से मानसून सीजन पर रह रहा लीना का प्रभाव 96 से 104% रह सकती है इस बार बारिश, मतलब इस बार भी मानसून सामान्य रहेगा। किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। देश में 75% से ज़्यादा बारिश लाने वाला और जून से सितंबर के दौरान सक्रिय रहने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार भी सामान्य रह सकता है। गैर सरकारी संस्था स्काईमेट वेदर ने 2022 के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक लगातार 2 सालों तक मानसून की प्रभावित करने वाले ला नीना का असर अब खत्म हो रहा है। 2022 का मानसून ला नीना के उतरने के साथ शुरू होगा और बाद में उसका असर खत्म हो जाएगा। इससे बारिश 96 से 104% रह सकती है। स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने यह बात कही कि 4 माह लंबे मानसून के दौरान बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। प्रारंभिक पूर्वानुमान के आधार पर कुछ कहना कठिन है। आगामी अप्रैल में इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। यानी कि इस वर्ष भी मानसून सामान्य रहेंगे। 96 से 104% बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारी अगली खबर है कोविड वैक्सीनेशन से। अब 12 से 18 आयु वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स को मंजूरी। तो कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे दी गई है 12 से 18 आयु वर्ग के लिए। तो नई दिल्ली, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड टीके कोर्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी है अभी फिलहाल। कोर्बेवैक्स भारत में ही विकसित आरबीडी आधारित टीका है। तो यानी कि 12 से 18 आयु वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स को मंजूरी मिली। चलिए बढ़ते हैं अब अगले खबर पे। अगला खबर है, जैसा कि आप सभी लोग न्यूज़ में देखते होंगे, भाषा विवाद। तो भाषा विवाद नियोजन नीति को लेकर विधि व्यवस्था हो सकती है प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंची झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की रिपोर्ट। लिखा, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर कहा, राज्य में भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नस्ली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। राज्यपाल के ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आगामी बजट सत्र और पंचायत चुनाव में इन मुद्दों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के हाल ही के दिनों में झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर उठे विवाद एवं हंगामे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसमें खासकर भाषा विवाद को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध आंदोलन, मानव श्रृंखला एवं पूर्व सांसद के वाहन पर हमला, सीपीआई माओवादी के जोनल कमांडर महाराज प्रमाणिक के अगस्त 2021 में कार्य छोड़ने, प्रशांत बोस उर्फ किसान दास एवं उनकी पत्नी शीला मरांडी के 12 नवंबर 2021 की गिरफ्तारी के बाद हिंसा और वारदात, इसके लिए पुलिस मुखबिरों का निशाना बनने, साथ ही पुलिस एसएसआई पेट्रोल पार्टी से हथियार लूटने जैसी घटनाओं के संबंध संजय प्रधान मॉब लिंचिंग कांड, झरिया मॉब लिंचिंग कांड, इन सब का हवाला देते हुए बोला है कि झारखंड में विधि व्यवस्था हो सकती है बाधित। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है पंचायत चुनाव शीघ्र होने के आसार। पंचायत चुनाव शीघ्र होने के आसार, पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कल से। जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया था कि पंचायत जो पदाधिकारी हैं, जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उसका प्रशिक्षण स्टार्ट हो गया है। उनका प्रशिक्षण होगा 23 से लेके 25 फरवरी तक होगा उसका प्रशिक्षण, जिसके बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला न्यूज़ है, दोबारा आ सकता है जनजातीय विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक। जैसा कि मैंने कल बताया कि राज्यपाल ने जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को लौटा दिया था और फिर दोबारा आ सकता है जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक। 25 से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दुरुस्त होगी विधानसभाओं की सुरक्षा संबंधित खामियां। तो 25
फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले जो विधानसभा की सुरक्षा खामियां हैं उसे दूर की जाएंगी। राजभवन द्वारा शाब्दिक त्रुटियां गिनाए जाने के बाद यह विचार के लिए लौटाया गया था। ओपन यूनिवर्सिटी को यूजीसी को मान्यता के लिए भेजा गया पत्र, और साथ में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मान्यता के लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पत्र भेजा गया है। यदि पत्र मिलता है तो झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी यानी खुला विश्वविद्यालय भी स्टार्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है रेड क्रॉस सोसाइटी में अनियमितता, बेस ने दिया एफआईआर का आदेश। तो रेड क्रॉस सोसाइटी में अनियमितता के कारण राज्यपाल रमेश बैस ने एफआईआर का आदेश दिया है। इस पर राज्यपाल सख्त हैं। तत्कालीन सचिव सदस्य के अलावा कोषाध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। राज्यपाल ने वर्तमान कमेटी को भंग करने का उपायुक्त को दिया आदेश। चलिए जानते हैं पूरी खबर को। तो राज्यपाल रमेश बैस ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की रांची शाखा में अनियमितता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जांच में रिपोर्ट में भारी वित्तीय अनियमितता की बात सामने आने के बाद इसकी कार्यकारिणी कमेटी को अविलंब भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराए गए तत्कालीन सचिव सदस्यों के अलावा कोषाध्यक्ष के विरोध भी प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश रांची उपायुक्त को दिया है। उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में यह कार्रवाई की है। तो यह था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित कि उसमें अनियमितता के कारण राज्यपाल रमेश बैस ने एफआईआर का आदेश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है दंडित किए जाने पर लोक सेवक राज्यपाल से कर सकेंगे अपील। झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील संशोधन अधिनियम 2022 लागू, स्वयं जांच करा सकता है प्राधिकार। तो अब यह प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी सेवक पर कदाचार का आरोप लगता है तो प्राधिकार स्वयं जांच करा सकता है। इसके अलावा नई नियमावली में सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी से भी जांच कराने का प्रावधान है। इसी नियमावली के तहत किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को दंड होता है तो उस अवधि तक प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवक जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई हो वे संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेंगे। वहीं नई नियमावली में कर्मियों और पदाधिकारियों के असंचात्मक व संचात्मक प्रभाव से दी जाने वाली दंड को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। असंचात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक आदेश निर्गत तिथि की प्रभावी होगा। आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद देय वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। इसी तरह संचात्मक प्रभाव वेतन वृद्धि पर रोक आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। इसे लेकर प्रावधान में कुछ तब्दीली की गई है। राज्यपाल के साथ कुलपति की बैठक आज। तो राज्यपाल के साथ कुलपति की आज बैठक है, उसमें क्या होगा चलिए जानते हैं। तो राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस मंगलवार को राज्य के सभी राजकीय विधि के कुलपतियों सहित जेपीएससी अध्यक्ष उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशकों के साथ राजभवन में बैठक करेंगे। दिन में 1 बजे से आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन समेत गुणवत्ता शिक्षा सहित शिक्षक अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षकों की प्रोन्नति, यूजीसी एक्ट आदि पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला है कारखानों में अब महिला संरक्षक की होगी नियुक्ति। जी हाँ, यह महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है कि कारखानों में महिला संरक्षक यानी कि महिला गार्ड की भी नियुक्ति होगी। चलिए जानते हैं न्यूज़ को। तो रांची के कारखानों में यदि 5 महिला काम करती हो तो 1 महिला संरक्षक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। कारखाने में इस प्रावधान को अब ध्यान में रखना होगा। श्रम विभाग ने 3 फरवरी 2017 की अधिसूचना में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। ये महिला संरक्षक कार्य के दौरान परिभ्रमण तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगे। उक्त अवधि में पर्यवेक्षक या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारी सुपरवाइजरी स्टाफ में महिलाओं की संख्या 5वां हिस्सा या 2 जो अधिक होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है 1932 के खातियान से संबंधित। तो 1932 का खातियान लागू कर हो नियुक्ति गीताश्री। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक चुनाव टोली खादगड़ा में हुई। बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, बांग्ला, उड़िया बोलियों और भाषाओं को मान्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द करे। प्राथमिक स्तर से 5 जनजाति सहित 4 क्षेत्रीय भाषाओं की नियमित पढ़ाई कराए। 1932 के खातियान के आधार पर यह अंतिम सर्वे सेटलमेंट और संविधान के अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्थानीय नियोजन नीति लागू करे तभी नियुक्तियों की घोषणा करे, अन्यथा झारखंड में वृहद आंदोलन किया जाएगा। सरकार के विरुद्ध 28 फरवरी को हरमू बाईपास रोड में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। सदन में बात नहीं उठी तो 14 मार्च को पूरे झारखंड से लोग आकर विधानसभा का घेराव करेंगे। बैठक में रांची जिला अध्यक्ष कुंदरसी मुंडा और ये सभी शामिल थे। यानी कि 1932 से खातियान लागू करने की मांग और साथ ही
जो अन्य बाहरी भाषाएं हैं जिनमें कि आपकी भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, बंगला, उड़िया बोलियां, उन सबको हटाने की मांग की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है झारखंड की बिजली पर बंगाल का पेच प्रोजेक्ट पर ग्रहण। इन शर्तों पर हुई थी बंगाल ने दी थी अनुमति। ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण झारखंड बिजली वितरण निगम अपने खर्च पर करेगा। इस ट्रांसमिशन लाइन से बंगाल के किसी उपभोक्ता या लाइसेंसी को कनेक्टिविटी से मनाही नहीं होगी। इस ट्रांसमिशन लाइन से बंगाल में बिजली के विवाद की अनुमति नहीं होगी। बंगाल के पुरुलिया और रघुनाथपुर में 5 लोकेशन पर लगाना है टावर। मुआवजे पर ग्रामीण तैयार नहीं। बिजली लाइन को करना पड़ेगा डाइवर्ट। लाइन बनने से सेंट्रल ग्रिड में जुड़ जाएगा धनबाद। तो झारखंड की बिजली पर बंगाल का पेच प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर पे। हमारी अगली खबर है कि 24 से होगी परीक्षा। जी हाँ, 24 से होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति 24 फरवरी को आयोजित की गई है। प्रथम पाली में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे अपराह्न तक विभिन्न 6 परीक्षा में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है जज हत्याकांड में ऑटो चालक की जमानत पर 7 मार्च को फैसला। आपने सुना होगा कि धनबाद में जज हत्याकांड हुआ था जिसमें कि ऑटो के द्वारा एक जज की हत्या कर दी गई थी। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में सोमवार को कांड के नामजद आरोपी ऑटो चालक राहुल वर्मा की जमानत अर्जी पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने जमानत अर्जी पर आदेश देने के लिए 7 मार्च की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान राहुल वर्मा व लिखान वर्मा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेश किया गया था। इधर सुनवाई के दौरान सीबीआई की अर्जी पर अदालत के मामले के गवाह, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इनके सिन्हा, डॉक्टर विकास सुबेंद्र, डॉक्टर कुमारी ज्योति, डॉक्टर विवेक कास्कर, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, विनीता कुमारी, अजय कुमार, शीला बोड़ा, पवन कुमार पांडे, कृति सिन्हा एवं डॉक्टर हरीश पाठक को हाजिर होने का आदेश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है मेडिकल मोबाइल यूनिट के संचालन की जाँच का आदेश। आपको पता है कि हर एक जिले में कोरोना के टाइम में मेडिकल मोबाइल यूनिट स्टार्ट की गई थी। अभी उसकी संचालन के जाँच के आदेश दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक रमेश घोपल ने राज्य में संचालित मेडिकल मोबाइल यूनिटों के संचालन की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर उन 11 बिंदुओं की जांच करने का आदेश दिया है जो एकरारनामे में अनिवार्य किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थाओं द्वारा इन बिंदुओं पर कितनी और किस तरह की कार्रवाई की गई है इसकी जांच कर 28 फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है कि ऑफलाइन न हो 10वीं व 12वीं की परीक्षाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया जिसमें सभी बोर्डों 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं कराने की मांग की गई है। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और सभी राज्यों के बोर्ड शामिल है। अधिवक्ता प्रशांत पद्म भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मामला 10वीं और 12वीं की परीक्षा से संबंधित है। महामारी की वजह से सामान्य रूप से कक्षाएं नहीं हो सकी हैं। संक्षिप्त सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम खानविलकर की पीठ को करने दीजिए। जस्टिस खानविलकर पिछले भी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर चुके हैं। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोर्डों में अध्ययनरत कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित परेशानियों के लिए याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय से संपर्क किया था और इस जनहित याचिका के निष्कर्ष से सीधे तौर पर प्रभावित है। याचिका के मुताबिक अन्य याचिकाकर्ता विभिन्न राज्यों के छात्रों और अभिभावक हैं, सभी बोर्डों के फैसलों से पीड़ित हैं। इस परीक्षा में प्रदर्शन का इस कदर मानसिक दबाव है कि खराब प्रदर्शन और सफलता के डर से हर साल कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। साथ ही छात्रों के कोविड संक्रमण होने का भी डर अतिरिक्त है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि ऑफलाइन न हो 10वीं और 12वीं की परीक्षा। चलिए जानते हैं कि आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है आंदोलन व पत्थरगड़ियों के कितने केस हुए वापस, रिपोर्ट तलब। गृह विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त को भेजा रिमाइंडर। लिखा पाकुड़, सरायकेला, खूंटी को छोड़ किसी ने नहीं दिया ब्यौरा। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी सीएनटी एक्ट व संथाल परगना टेनेंसी एंड एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ हुए आंदोलन और पत्थरगड़ी से संबंधित केस की वापसी पर गृह विभाग ने रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में बार बार रिमाइंडर के बावजूद अधिकतर जिलों ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया है। एक बार फिर गृह विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में रिमाइंडर भेजा है। विभाग ने अपने पत्र से अवगत कराया है कि पाकुड़, सरायकेला, खरसवां और खूंटी
को छोड़कर किसी भी जिले ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट विभाग को अवगत नहीं कराई है। यानी कि आज का न्यूज़ है कि जो पत्थलगड़ी के जो केस हुए थे उनमें से कितने केस वापस लिए गए, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारी अगली खबर है, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने वाले सीएस का रुकेगा वेतन। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन का निर्देश। राज्य के उपायुक्तों और सिविल सर्जन को मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन संबंधी निर्देश सोमवार को दिया गया है। एनएचएम के अभियान निदेशक रमेश गोपाल ने जारी निर्देश में कहा है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए सरकार के साथ एनजीओ का इकरारनामा हुआ है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अनुश्रवण समिति को करनी है। इकरारनामा के अनुसार ही संचालन करना होगा। ऐसे में निर्देश दिया गया है कि संस्था मोबाइल मेडिकल यूनिट में गुणवत्तापूर्ण दवा और ट्रेड मानव संसाधन को उपलब्ध कराए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर। अगली खबर है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए बढ़ी आवेदन की तिथि। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेपीएससी की ओर से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए निकाली गई नियमित नियुक्ति में आवेदन देने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर आयोग की ओर से 3 मार्च तक आवेदन की अवधि बढ़ा दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के बाद अपनी अगली खबर पे। हमारा अगला खबर है, अपराध साबित करने के लिए रिश्वत का प्रमाण आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून के प्रावधान के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के रिश्वत मांगने उसे स्वीकार करने के अपराध को साबित करने के लिए सबूत का होना जरूरी है। सिर्फ न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांगने से संबंधित अपराध के लिए गैर कानूनी मांग उसे स्वीकार करना अनिवार्य कारक होते हैं। यह धारा सरकारी अधिनियम के संबंध में कानूनी प्रश्रमी के अलावा अवैध पारितोषिक लेने वाले लोक सेवकों से के अपराध से संबंधित है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए यह बात कही। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। हमारी अगली खबर है, झारखंड को गौरवान्वित करने वाली एक खबर। जी हां, झारखंड के 3 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में हुई शामिल। जूनियर खिलाड़ी संगीता कुमारी को पहली बार चुना गया। तो उन तीनों खिलाड़ी का नाम है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। 26 और 27 फरवरी को स्पेन में के खिलाफ खेलेंगे तीनों खिलाड़ी। तो झारखंड की 3 हॉकी खिलाड़ियाँ ओलंपियन निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। हॉकी खिलाड़ी इंडिया ने सोमवार को भुवनेश्वर में होने वाली FIHH प्रो लीग के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। झारखंड के तीनों खिलाड़ी 26 और 27 फरवरी को स्पेन के खिलाफ होने वाले मैचों में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगला खबर है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ खबर और यह यूक्रेन विवाद से ही संबंधित खबर है। तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र को दी स्वतंत्र देश की मान्यता। पुतिन ने कहा यूक्रेन तत्काल रोके गोलीबारी। पश्चिमी देशों ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। पुतिन से कहीं भी मुलाकात को बाइडेन तैयार। तो पुतिन से कहीं भी मुलाकात को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तैयार हैं। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को कैसे संबोधित राष्ट्रपति पुतिन। यानी कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई है, जिससे कि यूक्रेन विवाद और भी बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन के ही क्षेत्र को रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। यूक्रेन ने नहीं, यूक्रेन के क्षेत्र को रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज हमने 10 नहीं, आज हमने 20 टॉप न्यूज़ यहाँ पे आपको कराए हैं, क्योंकि आज कुछ प्रमुख न्यूज़ ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ कराए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तो तक ले दिया अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको देते रहेंगे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर, पल पल की खबरें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।